नमस्कार सूर्य सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, पहले तो आपको और पूरे दर्शकों को आपके भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, चुनाव आयोग की तरफ से अभी संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि 35,70,000 मतदाता हैं जिनके नाम बिहार में कटेंगे। इसके बाद से आपको लगता है कि ये जो लेफ्ट लिबरल जमात है इसमें खलबली मच गई है? पहले ही सुप्रीम कोर्ट गए और अब इनके जो पत्रकार है तथाकथित यूट्यूबर वो रायता फैलाने में लगे हुए हैं। देखिए अंजू जी, ये जो भी एफआईआर हो रहा है इसमें केवल और केवल उन लोगों की वोटिंग अधिकार जाएंगे जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं, जिनका भारत की मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक एंगल नहीं है। पहली चीज तो बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए। जिनके पास में भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जिनके पास भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, जिनके पास लैंड सर्टिफिकेट है या किसी सरकारी योजना में वो लाभार्थी हैं, उन सभी को इसमें कंसीडर किया जा रहा है। या जिसके माता पिता का नाम 2003 से पहले तक वोटर लिस्ट में है, उन सबको एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन परेशानी यहां है कि जो लोग बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते घुसे आए और बंगाल में अपना आधार कार्ड बनवा लिया, फिर वो झारखंड पहुंचे, झारखंड से वो बिहार पहुंच गए और बिहार में वो डेमोग्राफिकल चेंज करने के लिए सीमांचल पहुंच गए। वहां पर लंबी चौड़ी दाढ़ियां बढ़ाकर, टोपियां लगाकर, ऊंचे पजामे पहनकर जिस प्रकार से उन लोगों ने आरजेडी, कांग्रेस और जो ये लेफ्ट लिबरल लॉबी है उनके लिए वोट करने का जो एक मशीन बन गए हैं, उनकी सफाई का काम जब चुनाव आयोग कर रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ताजा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ये लोग ट्वीट भी कर रहे थे। बेगूसराय संसदीय सीट में एक प्रखंड आता है, नाम भूल रहा हूं उसका, नूरपुर गांव। उसके अंदर बीएलओ कोई से खान साहब है। उनको जब ग्राम विकास अधिकारी ने फोन करके पूछा, निर्वाचन अधिकारी ने, कि भैया आपने कितना किया, तो उन्होंने बताया कि 1300 की लिस्ट थी, हमने जो है वो बांटने गए, गांव में कोई लेके राजी नहीं है। और जब लेके ही राजी नहीं है तो देगा कौन? तब उन्होंने ये कहा, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं एविडेंस के साथ। तो उसने ये कहा कि भैया अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बूथ को सबको जानते हो कि नहीं जानते हो? तो वो उस वीडियो में कहते हैं हाँ जी मैं सबको जानता हूं। जब सबको जानते हो तो भाई तुम्हें पता है कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका बच्चा है, कौन किसका खालू है, चाचू है, मामू है। आप सबके नाम लिखो और इसमें डालो और उनकी वेरीफाई करो। जिनका 2003 से पहले का नाम है उनको रखो, बाकी जो डॉक्यूमेंट देता है ठीक है, नहीं देता है तो जयराम जी की, क्योंकि डॉक्यूमेंट वही नहीं देगा जिसके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, वरना जिसके पास कागज होंगे वो जरूर दिखाएगा। जब आप आयुष्मान योजना लेने के लिए दौड़ते हो तो आपको कागज दिखाने की आवश्यकता हो। जब अन्य योजना में आपको राशन चाहिए तो आप कागज दिखाते हो। जब आयुष्मान आवास योजना में आपको मकान चाहिए तो आप दिखाते हो। शौचालय के लिए, घर के लिए डॉक्यूमेंट दिखाते हो, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए दिखाते हो। तो भैया यहाँ भी दिखाओ। नहीं दिखाते, पासपोर्ट बनवाने के लिए दिखाते हो, नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर तो कोई बात नहीं। उसका उसने राजनीतिकरण किया। उसने वहां पर उसको रिकॉर्डिंग को ओपन किया और कहा कि जी ये तो मुझको दबाव डाला जा रहा है। अब ये सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। अब इसी को पकड़कर कुछ पत्रकार दौड़ पड़े। उनको लगता है कि अरे भैया सब कुछ हम जो है झूठा, कच्चा, पक्का जो चाहेंगे वो दिखाएंगे। तो जब आप झूठ दिखाएंगे, आप फर्जी बातें फैलाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई करना यह प्रशासन का कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अब उसके ऊपर यदि आप हाय तौबा करेंगे, हाय हेलो करेंगे तो कौन पूछने वाला है भैया? आप मुझे बताइए। अब यदि पुलिस ने आप पे कार्रवाई की तो आप कोर्ट चले जाइए। ये तो वो देश है जहां पर आतंकवादी की जो है फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को कोर्ट खुल जाता है, जहां पर तीस्ता सीतलवाड़ को फोन के ऊपर बेल मिल जाती है। तो आप भी जाइए, चले जाइए कोर्ट, किसी ने रोका है आपको? लेकिन जब आपके पास तथ्य ही नहीं है, पुलिस के हाथ पक्के हैं,
आपने अपराध किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई तय है। आप देश में फर्जी बातें नहीं फैला सकते। ये वो दिन नहीं रह गए अब कि आपकी उंगलियों पर सरकार चलेगी। ये सरकार जो है वो मजबूत सरकार है, 56 इंची सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो राज्य में हो। तो ये सब चीजों से इनकी हालत खराब है, ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए ये कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन प्रशासन को करने नहीं देगा। सर आप ये देखो कि जो वहां पर तेजस्वी यादव है, उनकी भाषा देखो किस तरह से वो मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर, अभी तक तो मैंने उनका नाम ज्ञानेश कुमार सुना था, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी कह रहे ज्ञानेश गुप्ता, इस तरह से संबोधित कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी चिल्ला रही है वहां से कि बंगालियों को परेशान किया जा रहा है। बंगाली कौन? रोहिंग्या। देखिए अंजू जी, ये वही बात होती है चोर की दाढ़ी में तिनका। तेजस्वी यादव वही कर रहे हैं जो कि एक व्यक्ति जो जिसके पास में कुछ नहीं होता, वो अंत में जाके हाथ पैर जो है मारने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। वही स्थिति इस समय में है। आप देख लीजिए बिहार के अंदर जो एसआईआर हो रहा है वो पूरी सिस्टमेटिकली ढंग से हो रहा है। बिहार का विषय जो है वो उच्चतम न्यायालय में भी गया, सुप्रीम कोर्ट को प्राइमा फेसिया कुछ भी गलत नहीं लगा। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर जो काम हो रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क को रोकने का काम जो आरजेडी और जो पूरा इंडी गठबंधन कर रहा है, इस चीज की भनक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी लग चुकी है। उनको भी समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से घुसपैठियों को साफ करने का काम बिहार में हो रहा है और उन्हीं घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानने वाली ये पार्टियां छटपटा रही हैं। आपने ममता दीदी का नाम लिया तो मैं आपको बताऊं, बिहार में आपने 35 लाख लोगों की बात की, उसका भी बाइफिकेशन आपको दे दूं शुरुआत में। 10,50,000 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। उसके अलावा 14 लाख से ज्यादा लोग बिहार को छोड़कर दूसरे स्टेट्स में जाकर स्थापित हो चुके हैं, वह नौकरियां कर रहे हैं, अपने मकान है, वहीं पर वो लोग वोट देते हैं। और साथ में 4.5-5 लाख से ज्यादा जो वोटर है वो डुअल वोटर था, डुप्लीकेसी थी। उसका वोट एक यहां भी था, सहरसा में था तो दूसरा छपरा में था, एक का पटना में था तो दूसरा दरभंगा में था, एक का बेतिया में था तो दूसरा जो है भागलपुर में था। उस डुप्लीकेसी को खत्म करने का काम बिहार के चुनाव आयोग ने किया है। तो ये कुछ गलत काम नहीं है, यह संविधान के अनुसार काम हो रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि ये लोग जिनको अपना वोट बैंक मानते हैं, फर्जी वोटिंग कराते हैं, बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग हैं, इनके ये वोट कट जाएंगे इसलिए ये रो रहे हैं। और ममता दीदी का डरना स्वाभाविक है क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई। ममता दीदी जिन घुसपैठियों के बलबूते पर बंगाल में चुनाव जीती हैं, उस घुसपैठियों के कारण ममता दीदी की सरकार चल रही है। और अब ये एसआईआर अगर बंगाल में होगा तो उनके पास भी कागज नहीं मिलेंगे, और जब कागज नहीं मिलेंगे तो वोट से बाहर हो जाएंगे, और वोट से बाहर होंगे तो बंगाल में बदलाव होगा क्योंकि वही अपराधी, वही घुसपैठिए बांग्लादेश घुस जाते हैं और जब वोट का समय आता है तो हिंदुस्तान में आ जाते हैं और यहाँ पर टीएमसी का जमाई बनकर जीमते भी हैं और वोट भी उनको देते हैं, अपराध भी करते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्याएं करते हैं, लूटपाट करते हैं, कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं और फिर बाद में वापस बांग्लादेश भाग जाते हैं। तो ये जो इलाज एसआईआर के माध्यम से किया जा रहा है, इससे ममता दीदी का डरना तय है क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार बंगाल के अंदर 2.25 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो कि बंगाल के चुनाव को सदैव प्रभावित करते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जब बंगाल में चुनाव हुआ था लास्ट समय, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 70 या 80 सीटें आई थी क्योंकि जो असली बंगाली है, जो परेशान है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी, मैं बंगाली की बात कर रहा हूँ, हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब त्रस्त है इस बांग्लादेशियों से और वो चाहते हैं कि बंगाल के अंदर एक ऐसी सरकार बने जो केंद्र के संग कदम ताल मिलाए और बंगाल के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करे जिस प्रकार से बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये डरना तय है। परेशानी इस बात की है, ये तभी बौखला रहे हैं। पर सर आप ये देखो कि जो एक मामला दर्ज हुआ है बेगूसराय में, एक बड़े ही वरिष्ठ और लुटियन गैंग के ही पत्रकार है उनके खिलाफ, उसको लेकर बाकी लोग भी शोर मचाने लग गए हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रो रही है, एडिटर्स गिल्ड उनके समर्थन में आ गया। सर इन सबको अर्णब गोस्वामी के टाइम में याद नहीं आई थी अभिव्यक्ति की आजादी? उस वक्त तो कोई सामने नहीं आया था।
अंजू जी, आप कहाँ इनकी धोती खोलने में लग गई? इनके विषय में जनता जानती है, अच्छे से जानती है। चाहे वो किसी का भी आप नाम उठा लीजिए, सरकार विरोधी काम करने में और विपक्ष का पोस्टर बॉय बनने में कोई भी पीछे नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये वही लोग हैं जिस समय यूपीए 1 और यूपीए 2 की सत्ता थी तो देश के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, इन सब लोगों ने अपने मुंह पे दही जमा के रखा। जब हमारे सैनिकों के सर काटे गए तब इन लोगों ने मुंह में दही जमा के रखा। जब पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता था और प्रधानमंत्री जी सिर्फ कड़ी निंदा करते थे, तब इन लोगों ने अपने मुंह में दही जमा के रखा। तो इनकी जनता असलियत जानती है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने जिनका भी नाम लिया महाशय का, जो महान कांग्रेसी है पहले से ही, उन कांग्रेसी पत्रकार महोदय को यदि इतनी ही अनजस्टिस हुआ है, और आपने बताया पत्रकार गिल्ड भी उनके साथ में खड़ा हो गया और बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तो उनके खड़े होने से कुछ नहीं होगा। जाइए ना कोर्ट, कोर्ट जाके बेल ले लीजिए भैया। आप आधी रात को कोर्ट खुलवाने की ताकत रखते हैं। आप लोग तीस्ता चितलवाड़ को फोन के ऊपर जो है वो बेल दिलवाने की ताकत रखते हैं, तो आप लोगों को परेशानी क्या है? काहे उधम मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं? असलियत में जहां से बेल मिलनी है वहां जाइए ना। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कानून ने अपना काम कर लिया। अदालत को तय करना है कि आखिर क्या ये छूटने चाहिए बेल पर के नहीं। एक बात और, अगर कोई जज साहब ऐसे आ गए जो कि राहुल गांधी जी के संग अभी देखा था ना आपने, सेल्फी लेके डाल रहे थे, ऐसे कोई जज साहब होंगे तो मैं कह नहीं सकता। अन्यथा कोई भी जज फर्जी बात फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से किसी को रोक नहीं सकता। सर, जो वीडियो उन्होंने डाला था और जो आरोप एफआईआर में उन पत्रकार महोदय पर लगे हैं, उनमें तो साफ साफ है कि वो मुसलमानों को के लिए माहौल ठीक नहीं है, मुसलमानों के साथ मतभेद हो रहा है, उनके नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना। तो यही तो उन पर आरोप लगे एफआईआर में। अगर एफआईआर क्वैश करवाने के लिए, एफआईआर को वापस लेने के लिए वो इस तरह का दबाव डाल रहे हैं कि सारी पत्रकारों की तथाकथित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड उनके समर्थन में आ गई। देखिए अंजू जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और गिल्ड जो है उसमें सभी लोग नहीं आए हैं। कुछ लोग हैं जो इनके फेवर में बोल रहे हैं, वो पहले से ही इनके फेवर में बात करते रहे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया था कि अर्नब गोस्वामी के समय में क्या हुआ। तो अर्नब गोस्वामी के समय में जो महाराष्ट्र सरकार थी उसने जो भी कार्य किया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई। ऐसे ही इनको भी कानून का रास्ता अपनाना चाहिए यदि ये सच्चे हैं तो। आपने जो बताया कि मुसलमानों का जो वीडियो ये डाल रहे थे, ये सच है कि ये भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके आधार पर बिहार पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर की है। और उसमें जो ये चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का काम कर रहे थे, एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे थे, इस पे इनको देशद्रोह का मुकदमा बनता है। मैं तो ये मानता हूं कि बिहार पुलिस को इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। इनके ऊपर पोटा, टांडा, एनएसए सब लगा देना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो घुसपैठियों को परिचय देते हैं। ये बांग्लादेश, म्यांमार और जो दूसरे पाकिस्तान से दौड़ दौड़ कर टोपियां पहन पहन कर हिंदुस्तान में घुस जाते हैं और हिंदुस्तानी मुसलमानों का हक खाने के लिए कोशिश करते हैं। भारत का मुसलमान जो है वो भारत में रहेगा, उनका यह अधिकार है, लेकिन बांग्लादेश का, पाकिस्तान का और म्यांमार का रोहिंग्या क्यों रहेगा भैया? क्यों वो भारत के मुसलमान का हक खाएगा? इसी बात की लड़ाई है। यहाँ पर देशी और विदेशी की लड़ाई है, जो कि ये सांप्रदायिकता का रंग दे रहे हैं। और इस वजह से मैं आपको बताऊं कि देश का मुसलमान भी इनके खिलाफ हो चुका है। ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपको। आप देखिए ना, बिहार के अंदर मुस्लिम क्षेत्र सीमांचल में बहुत आसानी से जनगणना हो, वो आपका एसआईआर हुआ है और बहुत अच्छे लेवल पे एसआईआर हो रहा है। एक एक व्यक्ति के कागज लेके जा रहे हैं और कागज दिखा भी रहा है। सबके पास कागज है, उन लोगों के पास कागज नहीं है जो इस देश के नहीं है, और जो इस देश का नहीं है उसको वोटर लिस्ट में रहने का अधिकार नहीं है। ये चीज हिंदुस्तानी मुसलमान भी समझ रहा है और वो बहुत शांत है, ये मैं आपको बता दूं। वरना जिस प्रकार से पप्पू यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि घुसने मत देना, ये लोग आए तो इनको वापस कर देना, तो मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और अभी भी 7-8 दिन बाकी है और बहुत आसानी से सारा काम हो रहा है। और
जिस प्रकार के क्यूआर कोड की व्यवस्था बिहार ने की है, बिहार चुनाव आयोग ने की है, उससे दिल्ली, मुंबई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार कहीं का भी व्यक्ति होगा, वो क्यूआर कोड के माध्यम से अपना फॉर्म भरेगा और उसमें डॉक्यूमेंट जमा करेगा, उसका काम हो जाएगा। तो ये बात सिर्फ देशी विदेशी की है जो ये सांप्रदायिकता का रंग दे रहे हैं। अब तो ज्यादा डर इस बात से लग रहा होगा ना कि बिहार में ये काम हो गया, 28 जुलाई को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले पहले काम निबट जाएगा। तो आपको लगता है कि डर इस बात का है कि फिर बंगाल का नंबर लगेगा, फिर असम का नंबर लगेगा और पूरे देश का नंबर लगेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हम सभी राज्यों में एसआईआर करेंगे, और यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता कि आधार जो है वो भारत के अंदर जन्म लेने का आधार बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि यदि आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसरी नहीं किया, चाहता तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि ये संवैधानिक अधिकार जो है चुनाव आयोग का है। अब आप दिल्ली ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप बंगाल ले लीजिए, आप तमिलनाडु ले लीजिए, आप चाहे केरला ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, कोई भी ऐसा राज्य ले लीजिए जहां पर एसआईआर होगा, वहां सभी जगह ये लोग उधम मचाने वाले। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर के अंदर इसलिए ये उधम मचा रहे हैं क्योंकि लास्ट जो चुनाव हुआ था 2020 का, उस 2020 के चुनाव में जो इंडी गठबंधन है उसकी हार का मार्जिन 0.5% था, और वो इसलिए था क्योंकि इतने घुसपैठिए, इतने लाखों लोग उनको मिलकर एकजुट वोट दे रहे थे। अब जब ये सब हट जाएंगे और असलियत में चुनाव होगा, भारत के नागरिकों के संग चुनाव होगा, भारत का जो नागरिक है, बिहारी जो है असली, वो जब वोट देके आएगा तो इनकी स्थिति ना 3 में रह जाएगी ना 13 में रह जाएगी। इसलिए ये कांप रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। अंजू जी, सर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे चुनाव आयोग नतीजे निकाल ले, क्योंकि अगर इस तरह से वोटर लिस्ट से उनके जो पसंदीदा लोग हैं, जो जमात उनको पसंद है, अगर उस वोटर का नाम हट रहा है तो उनको तो लग रहा है कि चुनाव अब बेमानी हो गए, चुरा लिया चुनाव बिहार का भी महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी ने। देखिए, मैं एक डिबेट में था, उसमें एक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात बोली। पहले तो कांग्रेस को यह तय करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल ईवीएम हैक कर लेती है क्या? अगर वो ईवीएम हैक कर ही लेती है तो उसको एसआईआर करवाने की आवश्यकता क्या है? यदि वो तय कर लेती है पहले ही कि कैसे जीतना है, कितने मार्जिन से जीतना है, कहां जीतना है, तो फिर एसआईआर की आवश्यकता क्या है? और यदि एसआईआर की आवश्यकता है तो इसका मतलब आपका पहला दावा था वो झूठा था। और एक और बात, राहुल गांधी जी के आपने जो प्रश्न उठा दिया, तो मैं आपको बताऊं, चुनाव आयोग असलियत में कब बायस्ड था, मैं आपको याद दिलाता हूं अंजू जी। याद कीजिए, जिस समय 1990-91 में राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, याद है आपको किस प्रकार से एक आत्मघाती हमले में हमारे बीच में पूर्व प्रधानमंत्री जी नहीं रहे थे। उस समय वो एक संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। कायदे से यदि भारत के संविधान में चुनाव आयोग के मैनुअल में देखा जाए तो केवल एक संसदीय सीट का चुनाव जो है वो रद्द होना चाहिए था, बाकी जितनी भी सीटें उन पर चप्पे चुनाव होना चाहिए था। लेकिन उसके उलट भारत की चुनाव व्यवस्था को ताक पे रखकर चुनाव आयोग ने चुनाव को सस्पेंड किया, और उसके बाद राजीव गांधी जी की अस्थियों का कलश लेके पूरे देश में हर संसदीय सीट में लंबी लंबी सभाएं हुई, माहौल बनाया गया, सिंपैथी वोट का एक जो है वो पहाड़ खड़ा किया गया, एक आधार बनाया गया जिससे कि कांग्रेस चुनाव जीते, और उसके बाद आप देखिए चुनाव में कांग्रेस जीती। तो असली बायस्ड क्या होता है चुनाव है? आज तो चुनाव आयोग डिजिटलाइज्ड है, आप क्यूआर कोड में स्कैन कीजिए, आपका नाम भर जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, कोई रोक नहीं सकता। आप बांग्लादेशी भी है, अगर आपके पास 2003 से पहले का नागरिकता प्रूफ है या 2003 से पहले आपने वोटर लिस्ट में नाम ऐड करा रखा था, तो आपको कौन रोक रहा है? मुझे बताइए ना आप मुझको। अरे बात तो यहां पर है कि पिछले 25 साल में, 20 साल में जो एकाएक डेमोग्राफी चेंज हुई है बिहार की, सीमांचल में जिस प्रकार से 60% मुसलमान है और उसका 120% आधार दिख रहा है, कटिहार के अंदर 68% मुसलमान है और वहां पर 135% मुसलमान का आधार कार्ड दिख रहा है। ये प्रश्न उठेगा और जरूर उठेगा, और इसी के वजह से चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है।
अगर चुनाव आयोग एचआरआर करा रहा है, आपने कोर्ट में चुनौती दी, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप वहां भी हार रहे हैं, यहां भी हार रहे हैं, तो आपको चुप हो जाना चाहिए। लेकिन ये उधम मचाएंगे, रोड में माहौल खराब करेंगे, देश के अंदर और देश के बाहर भारत की चुनाव व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हार रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी तो एक दो पत्रकारों ने ये ड्रामा शुरू किया है। आने वाले दिनों में हो सकता है और ज्यादा तादाद में ऐसे पत्रकार, एजेंडाधारी पत्रकार सड़कों पर उतरे, जगह जगह घूम घूम कर माइक लेकर सवाल पूछे, क्योंकि माहौल खराब तो उनको करना ही है सर, क्योंकि बिहार में हार का जो मौसम है वो उनको नजर आने लग गया है चुनाव से पहले ही। तो अब देखते हैं सर इस मामले में खासतौर पर क्या होता है, एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, कितना बवाल और मचता है, ये सब बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन आपने समय निकाला इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय जय श्री राम।